वो है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण को आप इंग्लिश में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। आप सभी बच्चों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेखीय आवेश वितरण की बात की, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने पृष्ठ आवेश वितरण की बात की, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद जो थर्ड उसी सीरीज में हमारा जो आर्टिकल है वो है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण और क्षेत्रीय आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण, इनमें आपने जब डेरिवेशन किया तो हमने आपको 4 स्टेप्स बताए कि वही 4 स्टेप्स आपको यूज करना है और वही 4 स्टेप्स यूज करके आप कोई सा भी आर्टिकल इन तीनों में से कर सकते हैं। क्या 4 स्टेप्स थी, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं। पहली स्टेप कि सबसे पहले आपको उसमें एक यूनिट अगर लेंथ है तो 1 मीटर लेंथ पर चार्ज को मानना है। अगर सरफेस एरिया है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज को मानना है। अगर वॉल्यूम है, आयतन है, तो आप समझ गए होंगे लगभग कितने का चार्ज हम मेजर करेंगे, मानेंगे 1 मीटर क्यूब आयतन का चार्ज, एकांक आयतन का आवेश मान लेंगे। ठीक, उसके बाद उस बॉडी पर जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस बॉडी को हमने चार्ज दिया है, उस बॉडी पर हम एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेंगे। लेंथ थी तो छोटी सी लेंथ ली थी dl, सरफेस एरिया था तो छोटा सा एरिया लिया था dA, वॉल्यूम है, आयतन है तो छोटा सा आयतन लेंगे dV। उस छोटे से आयतन का चार्ज नाप लेंगे हम लोग, मेजर कर लेंगे उसको। ओके, ये सेकंड स्टेप हो गई। उसके बाद वो जो वॉल्यूम होगा वो इतना छोटा होगा कि वो पॉइंट के साइज का होगा। पॉइंट साइज के इस वॉल्यूम की वजह से फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जो हमने फॉर्मूला बनाया था E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² की हेल्प से। और क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा होगा, इसलिए पूरे वॉल्यूम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे बस। सो दीज आर द 4 स्टेप्स। और इससे पहले एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं कि किसी भी चालक पदार्थ को, चालक गोला है, कोई चालक मटेरियल है, अगर उसके अंदर हम चार्ज देते हैं तो अंदर में उसके चार्ज नहीं रुकता, वो चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पर आकर रुकता है। क्यों? क्योंकि चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करके दूर जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। और क्योंकि ये चालक मटेरियल अगर है तो ये चार्जेस को चलने के लिए अलाउ करता है, इसलिए वो चार्जेस सब रिपेल करके दूर भागते हैं। दूर भाग करके क्योंकि अलाउ करता है तो बाहर यहाँ आ जाते हैं। इसके बाहर नहीं जा पाते क्योंकि इसके बाहर एयर है, तो इसके आगे वो नहीं जा पाते। एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक क्वेश्चन और बच्चों ने मुझसे पूछा कमेंट्स में कि सर एक पॉइंट चार्ज जो होता है, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा कि एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ इसका अपना एक इफेक्ट स्पेस है बेटा। वो इफेक्ट स्पेस कितनी डिस्टेंस तक रहता है, ये क्वेश्चन कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ का जो इफेक्ट स्पेस रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, कितनी दूर तक रहता है। क्या वो 1 मीटर तक रहता है, 100 मीटर तक रहता है, कितनी डिस्टेंस तक एक पॉइंट चार्ज का इफेक्ट रहता है। सो लेट मी टेल यू
कि एक पॉइंट चार्ज का जो इफेक्ट स्पेस रहेगा, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वो कितनी दूर तक रहेगा। बेटा आप सभी लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ था सभी बच्चों ने? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो अपने चारों तरफ क्रिएट करेगा वो कितनी डिस्टेंस तक रहेगा, मींस कितनी डिस्टेंस पर जाने के बाद उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ओके, तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर जाने के बाद उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, कहां तक उसका इफेक्ट रहेगा। इट्स वेरी सिंपल, आप एक काम कर लीजिए, आप यही तो चाहते हैं ना, आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि ई कहां जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां पर वो जीरो हो जाएगा वहां तक तो इसका इफेक्ट रहेगा। अगर यहां जीरो हो गया तो यहां तक तो इसका इफेक्ट है। तो हम ये फाइंड करना चाहते हैं ई कहां जीरो होगा, कितनी डिस्टेंस पर जाकर ई जीरो होगा। तो आप एक काम कर लीजिए, आप ई को जीरो करना चाहते हैं तो ई की जगह जीरो कर लीजिए, डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। मैं वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं जिस डिस्टेंस पर अगर मैं चला जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ओके, R स्क्वायर मैं यहां ले आता हूं, जीरो द बेस देता हूं, सिंपल सी मैथमेटिक्स है ये। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K सोर्स चार्ज अपॉन जीरो, ये जीरो वहां चला गया, R स्क्वायर यहां आ गया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम जीरो से इसको डिवाइड कर देंगे then it will become infinity, so R will be infinity। it means आप समझ सकते हैं बेटा कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है, छोटे से छोटा पॉइंट चार्ज का मतलब सबसे छोटा चार्ज है, पॉइंट चार्ज जो होगा, पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आंसर है जब आप इंफिनिटी डिस्टेंस तक चले जाएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मींस एक पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका जो इफेक्ट स्पेस होता है वो अनंत तक होता है, अनंत तक। एंड दिस इज द प्रूफ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसमें आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ का जो इफेक्ट स्पेस रहता है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो कितनी दूर तक रहता है, तो अनंत तक उसका इफेक्ट रहेगा। हो सकता है आपको यकीन ना हो कि एक पॉइंट चार्ज का इफेक्ट अनंत तक, यस इट इज ट्रू। वीक जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, इफेक्ट जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो कम होते जाएगी, लेकिन इफेक्ट इंफिनिटी तक रहेगा, उससे पहले इफेक्ट खत्म नहीं होगा। यू कैन सी हियर, सो प्लीज नोट इट डाउन। अब हम आ जाते हैं अपने आयतन आवेश वितरण पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लें इसको। इसके बाद जब हम आयतन आवेश वितरण पर आते हैं तो फिर से बिकॉज वी हैव टू यूज ओनली दैट 4 स्टेप्स, और उन 4 स्टेप्स का यूज करके ही हम इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या होगा, बड़ा आसान है। जैसे आसमान में दो बादल के दो ग्रुप्स एक दूसरे से आपस में टकराए, उनके बीच में आपस का फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ, घर्षण से उनमें चार्ज एकत्र हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया उनके बीच में, और वो जो चार्ज उत्पन्न हुआ वो चार्ज उन बादलों के बीच में फंसा रह जाता है। तो अगर इतना बड़ा सा बादल है और उसके बीच में चार्ज फंसा रह गया तो वो पूरे वॉल्यूम में फैला है, इसका मतलब चार्ज तो, और अगर वो चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है तो उस वॉल्यूम चार्ज की वजह से, उस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज की वजह से उससे r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस आई विल हैव टू फाइंड हियर। तो मैं यहां पर मान लेता हूं, अब बादल तो हम नहीं बना सकते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं,
कि एक आप स्फीयर मान सकते हैं, स्फीयर, गोला, फुटबॉल, सॉलिड स्फीयर आप मान लीजिए। और ये सॉलिड स्फीयर जो है मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड ठोस, नॉन कंडक्टिंग कुचालक, जो कि कंडक्टिंग नहीं है, ऐसा एक गोला है, उसको हमने चार्ज दिया, ऐसा हमने उसको चार्ज कर दिया पूरा। तो जब अगर यही गोला सुचालक होता बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर अगर यही होता, तो कंडक्टिंग स्फीयर में जैसे ही आप अंदर आवेश देते, वो आवेश तुरंत रिपेल करते हुए और मूव करते हुए उस सरफेस पर आ जाता। बट बिकॉज दिस इज द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसका सारा का सारा चार्ज भीतर ही रह जाएगा। अब इस चार्ज की वजह से इससे r डिस्टेंस पर, यहां पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता लगाना है। ओके, हमेशा की तरह फिर से वही चीज आते हैं, आप जानते हैं, इसे आप चाहें तो स्फीयर ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक गोला है और इसमें बहुत सारे चार्जेस भरे हुए हैं, तो ये चार्ज का गोला है, स्फीयर ऑफ चार्ज, एक ये भी नाम है। तो अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले जो पिछले 2 आर्टिकल्स हम लोगों ने किए उसी के मुताबिक हम आज भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे, आप सभी बच्चे शायद समझते होंगे। यहां पर मानेंगे, माना अचालक आवेशित गोले के, माना अचालक आवेशित, अचालक है और आवेशित है, माना अचालक आवेशित गोले के प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन का मतलब है बेटा 1 मीटर क्यूब आयतन। प्रति एकांक आयतन का मतलब क्या होता है भैया, 1 मीटर क्यूब आयतन। तो माना अचालक आवेशित गोले के प्रति एकांक आयतन 1 मीटर क्यूब आयतन पर उपस्थित आवेश, पर उपस्थित आवेश रो मान लिया। इस बार 1 मीटर क्यूब आयतन पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा, जो चार्ज उपस्थित होगा, उसका हमने क्या सिंबल दिया बेटा, रो सिंबल दिया है। इसको आप सभी लोग आई थिंक की पहचानते होंगे, इसे रो बोलते हैं। तो अचालक आवेशित गोले के 1 मीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आवेश रो के बराबर मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसका हमने एक नाम दिया, तो जैसे लास्ट 2 आर्टिकल्स में मैं जब इसको लिखता था ऐसी कोई चीज, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको देता था, मैं उसका विवरण भी आपको दे देता था ऑन द स्पॉट की, इससे आपको थोड़ा सा ज्यादा सुविधा रहती है, अलग से डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता मुझको। ओके, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा अगर कोई पूछता है। हाँ, इसका मैं सबसे पहले इसका मैं आपको नाम बता देता हूं। इसका एक नाम रखा गया आयतन आवेश घनत्व। यहां रो को आयतन आवेश घनत्व भी कहा जाता है। रो को आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है, कहा जाता है। तो इसका नाम आप याद रखिए, रो को हम क्या बोलते हैं, रो को हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं। ओके, इसका अगर आप फॉर्मूला देखना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे लास्ट 2 आर्टिकल्स में हमने इन सिंबल्स के फॉर्मूले बनाए थे,
क्या फॉर्मूला बनाया था? इसका फॉर्मूला बनेगा गोले पर कुल आवेश बटे कुल आयतन। अगर गोला है तो गोले का कुल आवेश जितना आपने दिया और उसका टोटल वॉल्यूम, हमने मान लिया कि गोले को हमने टोटल कैपिटल क्यू चार्ज दिया है, टोटल चार्ज, कुल आवेश और टोटल वॉल्यूम, जो भी चीज होगी उस पर उपस्थित कुल आवेश लेना है आपको और उसका टोटल वॉल्यूम आपको लेना है। तो रो का अगर सिंबॉलिकली हम फॉर्मूला देखेंगे तो टोटल आवेश इज कैपिटल क्यू, टोटल वॉल्यूम इज कैपिटल वी, आयतन को हम वी से लिख लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला रहा करेगा, आपको हमेशा याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम चाहें तो इसका यूनिट बना सकते हैं। क्या यूनिट बनाएंगे? आप भी सब बना सकते हैं, बनाइए सभी लोग यूनिट। चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा? चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। आयतन का क्या यूनिट होता है? वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो मात्रा क्या होगा इसका? कूलॉम पर मीटर क्यूब। ओके, डायमेंशंस क्या होंगी इसकी? डायमेंशंस के लिए कूलॉम की डायमेंशन बेटा 80, मीटर क्यूब की डायमेंशन, मीटर की डायमेंशन एल क्यूब, 80/L क्यूब। अब 80/L क्यूब को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना निकलेगा? L ऊपर जाएगा तो L-3 और साथ में 80। तो इसका डायमेंशंस जो होंगी वो L-3 80 के बराबर होंगे। तो ये हो गया रो के बारे में सारी जानकारी। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए आयतन आवेश घनत्व क्या होता है या आयतन आवेश घनत्व की क्या परिभाषा है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे उसको? किसी अचालक आवेशित गोले के प्रति एकांक आयतन अर्थात 1 मीटर क्यूब आयतन में जितना भी आवेश उपस्थित होता है उसी को हम उस अचालक गोले का आवेश आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल वी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। इसका मात्रा कूलॉम पर मीटर क्यूब होता है और इसकी डायमेंशंस L-3 80 होती है। ओके, अब इससे हट करके फिर से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम एक स्टेप पूरी कर चुके हैं, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम मान चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब बेटा आप मुझे बता सकते हैं, जितने मीटर क्यूब का आपसे चार्ज पूछेगा, वॉल्यूम में चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, फिर से मैं बता दूं, 1 मीटर क्यूब का चार्ज रो, 2 मीटर क्यूब का चार्ज 2 इंटू रो, 5 मीटर क्यूब का चार्ज 5 इंटू रो, 10 मीटर क्यूब का चार्ज 10 इंटू रो। तो इस तरह से आप कितने भी वॉल्यूम का चार्ज बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अपनी सुविधा के लिए यहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं, छोटा सा वॉल्यूम। ये मैं एक छोटा सा वॉल्यूम यहां पर ले लेता हूं इस जगह पर। कितना छोटा सा वॉल्यूम? तो इसका आयतन dv के बराबर, इतना छोटा कि हम इसका आयतन कितना मानते हैं? dv। और ये dv बेटा इतना छोटा है कि बिल्कुल हम इसे पॉइंट साइज्ड वॉल्यूम कह सकते हैं। ये इतना छोटा आयतन है कि बिल्कुल बिंदु की तरह का आयतन है। ओके, तो अब हम निकाल लेते हैं, देयरफॉर अनंत सूक्ष्म आयतन dv पर उपस्थित आवेश अनंत सूक्ष्म आयतन dv पर उपस्थित आवेश। बेटा 1 मीटर क्यूब पर आवेश कितना है? रो। तो dv मीटर क्यूब पर कितना आवेश होगा? आप सभी बच्चे जानते हैं। हम क्योंकि बहुत छोटा सा चार्ज है इसलिए इसको dq भी मान लेंगे और ये रो इंटू dv के बराबर चार्ज आएगा। अब ये जो छोटा सा चार्ज है, कितना चार्ज है ये? रो इंटू dv। कितना वॉल्यूम है ये? dv। कितना चार्ज है ये? रो इंटू dv। इस अनंत सूक्ष्म आवेश dq की वजह से
इससे r दूरी पर उपस्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर लिख देंगे अब इस अनंत सूक्ष्म आवेश, अनंत सूक्ष्म आयतन कितना dv, अनंत सूक्ष्म आवेश कितना dq। अब इस अनंत सूक्ष्म आवेश dq के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि अनंत सूक्ष्म आवेश की वजह से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बहुत छोटी सी होगी। क्या वैल्यू होगी? अब क्योंकि हमने इसको बिल्कुल पॉइंट साइज वॉल्यूम लिया है तो पॉइंट चार्ज के जो भी फॉर्मूले अप्लाई होते होंगे वो सब इस पे अप्लाई हो सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, where k is the permittivity of dielectric constant or relative permittivity of medium into dq upon r square। हम चाहें तो dq की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, फिर de की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो de will become 1/4 pi epsilon naught k into dq है रो into dv upon r square। तो ये इस बिंदु आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब मुझे तो टोटल चार्ज की वजह से निकालना है, टोटल स्फीयर ऑफ चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां पर लिख देंगे अब पूरे आवेशित गोले के कारण, अब कुल आवेश के कारण, ऐसे आप लिख दीजिए, अब कुल आवेश के कारण बिंदु P पर, कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र। बेटा आपको याद होगा ये लास्ट स्टेप हम कर रहे हैं, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां नोट कर देता हूं क्या होगा। तो उसके लिए आपको dE का इंटीग्रेशन करना रहेगा। अब dE की वैल्यू कितनी है? dE की वैल्यू तो ये है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है आप उनको बाहर कर सकते हैं। 1/4 pi epsilon naught k और rho, these all are the constant numbers, so we can take them out। 1/4 pi epsilon naught k into rho भी बाहर आ जाएगा, तो हम इसी की जगह पर rho नोट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन r स्क्वायर, ये चला गया, ये बाहर हो गया, dv अपॉन r स्क्वायर, dv अपॉन r स्क्वायर। आप देखें बेटा इसमें dv देख रहे हैं आप, इट मींस यहां पर हमको जो भी इंटीग्रेशन करना है आयतन के सापेक्ष करना होगा। वॉल्यूम इंटीग्रेशन यहां पर लगेगा, इसलिए मैं इंटीग्रेशन के साथ में छोटा सा सिंबल v यूज कर देता हूं, ताकि इसे आपको देखते ही पता लग जाए कि ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन यहां पर यूज हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन यहां पर यूज हो रहा है। एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्फीयर ऑफ चार्ज। तो वही 4 स्टेप्स हमने यूज की जो हमने 4 स्टेप्स आपको बताई हुई थी, और उन 4 स्टेप्स का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम चलेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट पे। आज हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो आर्टिकल था वो कंप्लीट हो गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद एक बार फिर से यहाँ पर हम रुख करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करने का, जिसका एक आर्टिकल हमारा आगे लगा हुआ है, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहां ना समझ में आए आप फिर से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। ओके, मैं इरेज करता हूं। विद्युत बल रेखाएं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत बल रेखाएं एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनके बारे में भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। विद्युत बल रेखाएं, गौर से आप इसको भी समझिए, ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है और आपको बड़ा मजा आने वाला है इस आर्टिकल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ने से पहले मैं एक बार और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लास्ट क्लासेस में आपको जिक्र करा था मैंने, और ये बताया हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस है जहां पर हम उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इफेक्ट को फील कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स भी लगा सकता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। अब एक चीज फिर भी अभी क्वेश्चन है हमारे मन में कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर किसी भी चीज को, जैसे एक ये है, मैंने एक ये बॉडी ले ली, इसको अगर मुझे यहां पर फोर्स लगा के ले जाना है तो मुझे इसको टच करना पड़ता है। अगर मुझे यहां लाना है तो मुझे इसको टच करना पड़ता है। लेकिन चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र से लगाते हैं। लेकिन अभी भी हमारे मन में क्वेश्चन बना हुआ है कि हम जब भी किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो हमें जिस पर भी फोर्स लगाना होता है उससे हमें टच करना पड़ता है, उसके साथ हमको कांटेक्ट में आना पड़ता है। बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक चार्ज एक दूसरे चार्ज को टच ना करे और फोर्स लगा के उसको पुश कर दे, फोर्स लगा के उसको पुल कर दे। तो किताबें लिख देती हैं, टीचर पढ़ा देते हैं और आप वैसे ही रट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको सोच सकते हैं। देखिए, मैं भी आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कैसा होता है, ये पता तो किसी को भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली कैसा होता है ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम उसको सोच सकते हैं, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि जरूर ये कुछ इस तरह का होता होगा। कैसे होता है मैं उसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप उस एग्जांपल को देखिए। इस एग्जांपल में मैं ऐसे कुछ लेता हूं कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक स्पाइडर की वेब। सोचिए, केवल जरूरी नहीं है कि ऐसा होता होगा। आई सेड इवन आई डोंट नो कि ये कैसा होता है, मुझे नहीं पता कैसा होता है और किसी को नहीं पता। किताबों में जो कुछ लिखा है वो सिर्फ एक हमारी सोच है, हमारी थिंकिंग है कि ऐसा होता होगा, तो उसको प्रकट किया गया है आपके सामने। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसा सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वैसा ही सोचिए जैसे कि एक मकड़ी का जाला, स्पाइडर की वेब। कैसे स्पाइडर की वेब? बड़ा सिंपल है। आप देखते हैं कभी कभी किसी जगह पर, अगर कहीं पर आप बहुत दिनों से नहीं गए हैं तो हमारे घरों में भी कोई जगहें या हमारे आसपास कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहां पर एक मकड़ी, एक स्पाइडर अपना पूरा जाला बना लेती है, अपना पूरा जाला बना लेती है चारों तरफ। तो स्पाइडर का काम करेगी पॉइंट चार्ज का। मैं यहाँ पर क्योंकि तुलना कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं। स्पाइडर सोर्स चार्ज का काम करेगी यहाँ पर। समझने के लिए केवल मैं बार बार कह दूं, केवल समझने के लिए ऐसा होता है ये जरूरी नहीं है। स्पाइडर किसकी तरह बिहेव करती है? स्पाइडर बिहेव्स लाइक अ सोर्स चार्ज, और स्पाइडर का जो वेब होता है, उसका जो जाला होता है, इट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कहीं पर भी स्पाइडर ने अपना एक वेब बना के रखा है, अपना एक जाला बना करके रखा है, तो कोई भी दूसरा इंसेक्ट वहां पर आता है, जाला बना हुआ है, इंसेक्ट यहां पर आया, कोई दूसरा कीड़ा यहां पर आया और
उस कीड़े को, इस इंसेक्ट को ये मकड़ी का जाला दिखाई नहीं देता। जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देता, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देता है, और वहां पर इंसेक्ट को स्पाइडर का वेब दिखाई नहीं देता है। एक काम मैं करता हूं, इस सोर्स चार्ज को मैं इधर रख देता हूं, आपको समझने में काफी सुविधा होगी। सोर्स चार्ज की तरह कौन काम करेगा? स्पाइडर। तो जैसे कि एक इंसेक्ट आता है दूसरा, उसको स्पाइडर का वेब दिखाई नहीं देता, जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देता। अब जो इंसेक्ट आता है, क्योंकि उसको मकड़ी का जाला नहीं दिखता, तो वो जाता है और मकड़ी के जाले में फंस जाता है। जैसे ही मकड़ी के जाले में फंस जाता है, अब मकड़ी का जाला जो होता है, स्पाइडर की वेब, उसके दो काम हैं। वो तुरंत ही अपना फंक्शन दिखाना शुरू करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन दिखाना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है? जैसे ही कोई इंसेक्ट आके जाले में फंसा, वो जाला वेब तुरंत उस स्पाइडर को इंफॉर्मेशन भेजती है कि इस आपके इस इफेक्ट एरिया में, इस इफेक्ट स्पेस में कोई आया। जैसे ही उसको इंफॉर्मेशन जाती है, तो पहला काम क्या हो गया? पहला काम स्पाइडर की वेब का हुआ कि वो इंफॉर्मेशन देगी स्पाइडर को। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंफॉर्म करेगा सोर्स चार्ज को कि इसमें कोई दूसरा चार्ज आ गया। अब सोर्स चार्ज क्या करेगा? सोर्स चार्ज सबसे पहले पता लगाने की कोशिश करेगा कि वो जो चार्ज आया है वो बिल्कुल मेरे नेचर का है या मेरे अपोजिट नेचर का है। अगर वहां से आंसर आता है वेव से कि ये आपके नेचर का है, तो वो क्या करेगी? या वो कहेगी कि आपके अपोजिट नेचर का है। अगर उसने बोला अपोजिट नेचर का है, तो स्पाइडर क्या कहेगी? वो बोलेगी कि खींच लो तुरंत। और कैसे खींचेगी वो? तो ये इंसेक्ट है और स्पाइडर की वेब में फंसा हुआ है, स्पाइडर की वेब इसको लपेटेगी, लपेटना शुरू करेगी, और लपेटते लपेटते ये सीधा स्पाइडर के मुंह में वो खींच लेगा, वो वाले धागे को वो स्पाइडर खींच लेगा और इंसेक्ट सीधे उसके मुंह में चला जाएगा। तो क्या हुआ? अट्रैक्शन हो रहा है। इस तरह से अट्रैक्शन करता है। तो स्पाइडर वही है, वो स्ट्रिंग जो लगी हुई है, वो मकड़ी के जाले का वो धागा जो लगा हुआ है, उसने फोर्स लगा के इधर उसको ले आया, मकड़ी के दूसरे इंसेक्ट को ले आया। और अगर बाई चांस उधर से इंफॉर्मेशन आया या उधर से आंसर आया कि ये तो आपके बिल्कुल सेम नेचर का है, तो अगर सेम नेचर का है तो भी वो स्ट्रिंग उसको लपेटेगी, और उस सिचुएशन पे वो स्पाइडर उस वाली स्ट्रिंग को, उस वाले धागे को, जिस धागे में ये इंसेक्ट लिपटा है, उस वाले धागे को अपने मुंह से और लंबा कर देगी, मुंह से और निकाल देगी, तो वो दूर चला जाएगा और इस तरह से वो चार्ज पार्टिकल रिपेल होके दूर चला जाएगा। तो ये आप सोच सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं, बिना टच किए क्या स्पाइडर उस इंसेक्ट को टच करने गई? नहीं। किसने फोर्स लगाया? स्पाइडर की वेब ने लगाया, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया। स्पाइडर टच करने नहीं गई, सोर्स चार्ज उसको टच करने नहीं गई। सो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, बिना स्पर्श किए एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। यू कैन थिंक लाइक दिस, ओके। अच्छा, एक चीज इसमें और मैं बता दूं कि हमारे इस नेचर में हमने फोर्स की भी दो कैटेगरी बनाई हुई है। कौन कौन सी कैटेगरी? तो बेटा एक कैटेगरी वो है फोर्स की जिस फोर्स को लगने के लिए कांटेक्ट की जरूरत होती है, स्पर्श की जरूरत होती है, और एक दूसरा वो वाला फोर्स जिसको अप्लाई होने के लिए, जिसको लगने के लिए कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोई भी चीज आप देखें, ये एक मैंने पेन ले लिया, मार्कर ले लिया, और इसको जब मैं ऐसे छोड़ देता हूं, पकड़े हूं तो यही टंगा रहता है, लेकिन छोड़ देता हूं तो ये नीचे जाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अर्थ, आपका यही जवाब रहेगा, क्योंकि अर्थ इसको अपनी ओर ग्रेविटी का फोर्स लगाती है और खींचती है। लेकिन सोचिए कि क्या अर्थ ने इस पेन को कांटेक्ट किया? अर्थ ने इस पेन को टच किया? क्या अर्थ से कोई हाथ ऐसा निकल के आया? नहीं आया। तो अर्थ ने इसको
अपनी ओर खींचा, एक ये वाला फोर्स है जिसमें देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्टैक्ट, किसी प्रकार के स्पर्श की कोई आवश्यकता नहीं है हमको। अब किसी प्रकार के स्पर्श की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी फोर्स लग रहा है, तो बेटा इस टाइप के फोर्स का नाम हमने रखा फील्ड फोर्स। क्या कैटेगरी बनाई हमने इसकी? इसकी हमने कैटेगरी बनाई फील्ड फोर्स नाम रखा हमने। और जो फोर्स कांटेक्ट के लगने से लगते हैं उनका नाम हमने रखा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि बिना कांटेक्ट के नहीं लगते। इसका भी मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे घर्षण बल। जब घर्षण बल एक वस्तु दूसरी वस्तु में ऐसा टच होती है तो ही घर्षण बल प्रभावी होता है। श्यान बल, द्रव की दो परतें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो वो श्यान बल प्रभावी होता है। तो दो कैटेगरी हमने फोर्सेस की बनाई, एक कांटेक्ट फोर्स और एक फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का ही दूसरा नाम हमने रखा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स में आपका हम दो कैटेगरी देख चुके हैं, कौन कौन सी? एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक देख चुके हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्योंकि फील्ड फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स बिना स्पर्श किए बल लग जाए, ऐसा दो तरीके से हम देख चुके हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि क्लास 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को टच नहीं करता लेकिन वो फोर्स लगा लेता है। गुरुत्वाकर्षण का बल, पृथ्वी ने पेन को टच नहीं किया पर फोर्स लगा के खींच लिया इसको। सो दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स। और एक फोर्स आप इस चैप्टर में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स में भी एक चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल को टच नहीं करता, दूर से ही विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन अप्लाई द फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स। पूरा नाम इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स आप इसको कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत बातें हो रही हैं बट वी कांट सी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख नहीं सकते। तो क्या वास्तव में, क्या वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कोई चीज होती है, या ये हम लोगों की सिर्फ एक सोच मात्र है, एक थिंकिंग है, केवल एक कल्पना है? अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस दुनिया में विद्युत क्षेत्र नाम की कोई चीज वाकई में, रियल में होती भी है, या हम सिर्फ उसको इमेजिनेशन में ही सोचते हैं, केवल हम उसको ऐसे ही सोच रहे, कल्पना कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियल थिंग है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई में होता है। आप याद रखिए, भले ही वो हमको दिखता नहीं है बट इट एग्जिस्ट रियली इन द वर्ल्ड, लेकिन ये दुनिया में वाकई में एग्जिस्ट करता है। इसके एग्जिस्टेंस पर हम डाउट नहीं कर सकते हैं, ये वाकई में होता ही है। अब आप सोचेंगे कि सर अगर ये रियल में होता है सो प्लीज गिव मी सम प्रूफ्स, मुझे कुछ प्रमाण दिए जाएं। प्लीज गिव मी सम एविडेंसेस, कुछ प्रमाण मुझे दीजिए जिससे मुझे ये लगे कि नहीं वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड इस दुनिया में होता है। तो बेटा बेशक मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, एंड आफ्टर दैट एग्जांपल्स, आफ्टर स्टडीइंग दैट एग्जांपल्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कि वाकई में ये कोई मन गढ़ंत कहानी या इमेजिनरी चीज नहीं है, काल्पनिक नहीं है। दिस इज द रियल फील्ड और ये वाकई में होता है। तो एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि कैसे मानेंगे कि ये रियल है। देखिए, अगर कोई भी चीज किसी दूसरी चीज पर, किसी दूसरे पार्टिकल पर, किसी दूसरे पॉइंट पर, बॉडी पर अगर फोर्स लगाती है, उसको डिस्प्लेस करती है, बल लगाती है, उसको विस्थापित करती है, इसका मतलब कार्य करती है। बल लगाकर विस्थापन करना ही
कार्य कहलाता है। तो अगर कोई एक पॉइंट या बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर या पॉइंट पर फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस कर दे, बल लगाकर उसे विस्थापित कर दे, इसका मतलब उसने कार्य किया, तब तो हम मान जाएंगे कि रियल है। तो आप ऐसे मत मानिएगा। अगर कोई भी चीज किसी पर बल लगाती है, बल लगाकर उसे विस्थापित करती है, इट मीन्स इट इज डूइंग द वर्क। और अगर कोई चीज काम करेगी तब तो आप मान जाएंगे ना कि वो एक रियल चीज है। ओके, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करता है। फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करना मींस वो कार्य करेगा, और कार्य जब करेगा तब तो आपको मानना ही पड़ेगा दैट दिस इज द रियल थिंग। ओके, इसके लिए हमारे पास बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं। हम चाहें तो छोटे एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं, और हम चाहें तो बड़े एग्जांपल्स से भी इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूं। आपको ऑलरेडी इस एग्जांपल के बारे में बताया भी जा चुका है, क्या कि आप किसी भी प्लास्टिक की चीज है, कोई ग्लास रॉड है, आप उसको ऐसा कपड़े में रगड़ लीजिए। बचपन में बच्चे बालों में रगड़ के ये जादू किया करते थे, बट दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो आप प्लास्टिक को या ग्लास रॉड को ऐसा कपड़े में रगड़ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाने के बाद आप कागज के छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े पेपर के आप लेके यहां रख लीजिए, और इसको चार्ज करने के बाद आप जब इसको पास में ऐसा ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पेन पेपर के उन पीसेस को टच नहीं करता। दूर से ही मैं इतना दूर रखता हूं और पेपर के वो पीसेस अट्रैक्ट होके इस पेन पर चिपक जाते हैं। आप करके देखिए, होता है। तो इस पेन ने चार्ज था, इस पेन ने टच नहीं किया, विदाउट कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये फील्ड फोर्स है। टच नहीं किया, बल लगाया और बल लगाकर पेपर के पीस को विस्थापित किया, बल लगा के खींचा, उसको विस्थापित किया। तो बल भी लगाया, फोर्स लगाया, विस्थापन किया, डिस्प्लेसमेंट किया, और बल लगाकर विस्थापन करना ही कार्य होता है। इट मींस पहले ये काम ये पेन नहीं कर सकता था, लेकिन जब चार्ज आ गया तो इसने किया, तो इसने वर्क किया। और बेटा अगर ये चार्ज वर्क कर रहा है, फील्ड फोर्स वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी चीजें वर्क करें ऐसा तो नहीं हो सकता। वर्क कर रहा है तो ये इमेजिनरी नहीं है, ये तो रियल है। लेकिन आप सोचेंगे सर ये तो छोटा एग्जाम्पल है, इसका और भी एग्जाम्पल बताइए। इतने एग्जाम्पल से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब आपको मैं और एग्जाम्पल बता देता हूं। इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी हैं। जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, अपनी जो आपकी फर्स्ट बुक है उसका जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि जो आपके मोबाइल टावर होते हैं, मोबाइल टावर में एक चार्ज पार्टिकल ऐसा ऑसिलेट होता है, दोलन करता है। वो टावर में एक चार्ज पार्टिकल दोलन करता है, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल ने अपनी चारों तरफ इंफिनिटी तक, आज हमने देखा कि एक पार्टिकल का इफेक्ट इंफिनिटी तक रहता है, इंफिनिटी तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इंफिनिटी तक के उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो ऐसा दोलन करता है उस पे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बना हुआ है ये भी ऑसिलेट करता है, ये भी दोलन करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोलन करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे मोबाइल फोन पर आता है, क्योंकि उसका इफेक्ट तो इंफिनिटी तक है। फिर से मोबाइल टावर में एक चार्ज पार्टिकल ऐसा दोलन करता है, ऑसिलेट करता है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो भी ऑसिलेट करता है। हमारे मोबाइल फोन में के अंदर भी एक चार्ज पार्टिकल है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। एक चार्ज पार्टिकल उसमें है जिसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि दोलन कर रहा है
इस चार्ज पार्टिकल को भी हिला देता है, फोर्स लगाता है, क्योंकि हिला तभी सकता है जब वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो हमारे मोबाइल के अंदर के उस चार्ज पार्टिकल को वो ऑसिलेट करा देता है, वो हिला देता है। अब हमने उस चार्ज अपने मोबाइल फोन के अंदर जो वो चार्ज पार्टिकल है उसके साथ मैंने एक बेल लगा दी है, बेल घंटी एक लगा दी है। तो जब टावर का चार्ज हिलता है, ऑसिलेट करता है, उसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे मोबाइल के अंदर बैठे चार्ज को फोर्स लगाता है, उसको भी ऑसिलेट करता है। और उस चार्ज के साथ ही हमने लगा दिया है एक बेल, और बेल बजती है। बेल का बजना एक रियल घटना है, एक वास्तव की घटना है। आपके स्कूल में, कॉलेजेस में कोई भी अगर बेल बजाता है तो वो एक रियल इवेंट है, उसको आप नकार नहीं सकते। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि एक काल्पनिक बेल बजी हुई है, तो रियल है। एक चार्ज हिला, उसके साथ बेल लगी हुई है, घंटी बजती है, आप सब सुनते हैं। तो घंटी का बजना, दिस इज अ वर्क। इट मीन्स चार्ज ने वहां चार्ज हिला, कोई कांटेक्ट नहीं हमारे फोन का, दूर दूर से कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए से हमारे मोबाइल फोन की बेल बजती है। बेल का बजना एक रियल वर्क है, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि वर्क करता है। आगे जाकर आप और पढ़ेंगे, जब आप लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है बेटा, जिसकी वजह से हम सारी चीजों को देख पाते हैं। कैसे? एक बल्ब जलता है कहीं पर भी, कहीं से लाइट आती है, बल्ब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मैं एक की बात करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑसिलेट करता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है चारों तरफ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आंखों तक पहुंचता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? चेंज होने वाला, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोलन करने वाला वैद्युत क्षेत्र है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारी आंख पर आता है तो हमारी रेटिना पर भी सेल्स मौजूद हैं, उनमें चार्जेस हैं। वो चार्ज को वो इलेक्ट्रिक फील्ड हिला देता है, चला देता है, मूव करा देता है। और उन चार्जेस को जब वो मूव करा देता है, उनको ऑसिलेट करा देता है, तो उनके चलने से एक करंट बनती है, एक इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होती है। वो जो इलेक्ट्रिक करंट बनती है, वो इलेक्ट्रिक करंट हमारी नर्व सेल्स के द्वारा, हमारी जो कोशिकाएं हैं, नर्व सेल्स हैं, उनके द्वारा हमारे ब्रेन पर पहुंचती है। वो करंट हमारे ब्रेन पर पहुंचती है और हमको सेंसेशन होता है, हमको अनुभव होता है, हमको ज्ञान होता है कि लाइट यहां से आ रही है। तो आपको इस वर्ल्ड में कुछ भी दिखता है, कोई भी चीज अगर आप देख पाते हैं तो बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही देख पाते हैं। अब आप सोचिए, बल्ब से लेकर आंख तक क्या कोई तार, क्या कोई कनेक्शन आई थी? कोई कनेक्शन नहीं है। बावजूद इसके वहां के इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसने हमारी आंख के अंदर जो रेटिना है, उसमें जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को हिला देता है। दिस इज अ रियल वर्क। सो आप देख रहे हैं, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स बताए, इनमें हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, बल लगाता है, विस्थापन करता है, और बल लगाकर विस्थापन करने को कार्य बोलते हैं। मतलब वो कार्य करता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई चीज वर्क कर रही है तो बेटा आप नकार नहीं सकते कि ये रियल नहीं है। नाउ आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी थिंग नहीं है। हाँ, हमको दिखता नहीं है, ये अलग चीज है, बट इट इज नॉट अ इमेजिनरी, इट इज नॉट एन इमेजिनरी थिंग, दिस इज द रियल, कि इस दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई में होता है। अब आगे की बात मैं करता हूं। आप ये समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम इसे नकार नहीं सकते, हम डिनाई नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते इससे। ओके, अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसा होता है? तो बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप कैसा, विद्युत क्षेत्र का आकार कैसा होता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग सिर्फ उसकी कल्पना करते हैं कि ऐसा होता होगा, और
वो जो कल्पना, वो जो सोच के रखा है मैंने अपने मन में, अब वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं? कोई भी चीज आप तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम होना चाहिए मेरे पास। जैसे मैं हिंदी में बोलता हूं और आप भी हिंदी समझते हो, तो जब मैं हिंदी में बोलता हूं आप उस हिंदी को समझते हो, तो मैं जो कुछ बोलता हूं वो आप समझ जाते हो। मीन्स क्या जरूरी है? तो बेटा यहां पर जरूरी है हमारे और आपके पास एक कॉमन लैंग्वेज का होना जरूरी है। मैं हिंदी बोल सकता हूं, आप हिंदी समझ सकते हो। अगर मैं हिंदी बोलता होता पर आप हिंदी समझते नहीं होते तो मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास, हमारे पास, हम दोनों के पास कॉमन लैंग्वेज नहीं है। तो मेरे मन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पिक्चर है, मैंने उसको सोच के रखा है। एक्चुअल क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने एक पिक्चर उसका सोच के रखा है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा। और अब मैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप तक उसकी जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। तो अगर उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? उसके लिए हम दोनों के पास एक कॉमन लैंग्वेज का होना जरूरी है, और वो कॉमन लैंग्वेज हम यहां पर डेवलप करेंगे फिगर वाली लैंग्वेज, चित्रों वाली भाषा। बिकॉज फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स। मैं हमेशा बोलता रहता हूं अपने स्टूडेंट्स से दैट फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स, कि जो चित्र होते हैं वो हमें शब्दों से कहीं ज्यादा अच्छा समझाते हैं। तो हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। फिर से मैं बता दूं, रियली कैसा होता है, रियल में होता है, लेकिन उसका शेप कैसा है ये मैंने सोचा, उसको इमेजिन करके रखा है, और वो मैं अब आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो वो कॉमन लैंग्वेज हमारी फिगर वाली लैंग्वेज है। मैं फिगर बनाऊंगा और आपको वो समझाऊंगा, तो वो एक कॉमन लैंग्वेज होगी। फिगर हम भी बनाना जानते हैं और फिगर को देखकर आप समझना जानते हैं, तो हम दोनों के पास एक कॉमन लैंग्वेज आ गई, फिगर वाली लैंग्वेज। मैं बनाऊंगा, आप उसको देख के समझ जाया करेंगे। तो फिगर बना के उसको समझाते हैं। और वो फिगर्स में हम कैसे बनाएंगे? तो फिगर्स में हमेशा लाइंस बनाया करेंगे, लाइंस बनाएंगे। एक चीज और, लाइंस बनाएंगे और लाइंस में एक एरो भी आपको बनाना है, क्योंकि अगर आपने केवल लाइन बनाई है तो ये केवल लाइन तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए उस लाइन में एरो का होना बहुत जरूरी है बेटा। तो अगर ऐसी लाइन है तो ये फील्ड लाइन नहीं है, ये इट्स अ प्लेन लाइन, इसे हम विद्युत बल रेखा नहीं कह सकते। पर अगर ऐसे लाइन बनी हुई है, उसमें एक एरो लगा हुआ है, सो वी कैन से दैट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले जो बात आपको समझ लेनी है वो ये कि लाइंस में हम एरो जरूर बनाएंगे। एरो नहीं बनेगा देन इट्स अ प्लेन लाइन ओनली, एरो बनेगा देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक फिगर है, एक चित्र है, लाइंस बनाया करेंगे हम। और वो लाइंस क्यों? आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इसलिए बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? बड़ा आसान है। वैद्युत बल रेखाएं जब हम बनाएंगे तो ही तो हम आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझा पाएंगे। तो बड़ा आसान है। वैद्युत बल रेखा, ये वैद्युत बल रेखा नहीं है, इट्स नॉट अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बिकॉज इट कैरीज एन एरो, क्योंकि ये एरो कैरी करती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब वैद्युत बल रेखाओं की क्या डेफिनेशन होगी? सबसे पहले तो हमको इसको जिक्र करना चाहिए। व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो बेटा वैद्युत बल रेखाएं, आप समझ सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक ऐसा फिगर है, कागज पे, पेपर पे बनाए गए ऐसे फिगर हैं जिनकी मदद से हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा सकते हैं, ऐसे फिगर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन हम और भी अच्छे शब्दों में यूज कर सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी भी स्पेस में, आकाश में, किसी भी स्थान पर
मैं इस डेफिनेशन को लिखता हूं, विद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन, किसी भी स्थान पर आकाश में, किसी भी स्थान पर आकाश, देखिए आकाश का बेटा मतलब मेरा ये होता है स्पेस। अगर मैं बोर्ड में लूंगा तो मैं सिर्फ एरिया ले सकता हूं, लेकिन मैं स्पेस लेना चाहता हूं, ये पॉइंट चार्ज है इसके चारों तरफ का, ये स्पेस मैं लेना चाहता हूं। तो किसी भी स्थान पर आकाश, आप इसको इस तरह से लिखिए, किसी भी स्थान पर आकाश में खींचा गया वह निष्कोण वक्र, निष्कोण वक्र मतलब ये ऐसा कर्व होगा बेटा, निष्कोण वक्र, ये ऐसा कर्व होगा इसमें कहीं पर भी कोई एंगल, आप ऐसा शार्प कॉर्नर नहीं रहेगा, एंगल नहीं बनेगा। किसी भी स्थान पर आकाश में खींचा गया वह निष्कोण वक्र जो उस स्थान पर किसी वैद्युत क्षेत्र का, उस स्थान पर किसी विद्युत क्षेत्र का अविरत, कॉन्टिन्यूअसली अविरत प्रदर्शन करती है, अविरत प्रदर्शन करती है। किसी भी स्थान पर स्पेस में खींचा गया वह निष्कोण वक्र जो उस स्थान पर किसी विद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी। वो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और वो इंफॉर्मेशन को मैं कैसे पहुंचाऊंगा, लाइंस खींचकर पहुंचाऊंगा, बाय फिगर उसको मैं पहुंचाऊंगा। तो ये लाइंस का खींचना ये हमारी कॉमन लैंग्वेज होगी। एक बार फिर से मैं पढ़ दूं, देखिए आप, किसी भी स्थान पर आकाश स्पेस में खींचा गया वह निष्कोण वक्र जो उस स्थान पर किसी विद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में तो डेफिनेशन हो गई कि आप जहां पर भी खींच देंगे ये पता लग जाएगा सभी को कि यहां पर किसी न किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना यह चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए ताकि आपको ये इसके बारे में जानकारी रहे और इसका ये नॉलेज आपको बना रहे। इसके बाद जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाओं की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या उनकी विशेषताएं होंगी, क्या गुण होंगे। विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण, ये हम पढ़ना चाहते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के गुणों को हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, तो हम आपको समझाते भी चलेंगे और पॉइंट वाइज उनकी प्रॉपर्टीज भी हम स्टडी करते चलेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो विद्युत बल रेखाओं की होगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। मैं लिख देता हूं, विद्युत बल रेखाएं
धनावेश से धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त टर्मिनेट हो जाती है। ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। इसका एक और मतलब है, अर्थात विद्युत बल रेखाएं विच्छिन्न रेखाएं होती हैं। विच्छिन्न मीन्स डिसकॉन्टिन्यूअस रेखाएं होती हैं। एक बार फिर से इस पॉइंट को देख लीजिए। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अर्थात विद्युत बल रेखाएं डिसकॉन्टिन्यूअस लाइंस होती हैं। देखिए, धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इफ दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, तो विद्युत बल रेखाएं यहां से स्टार्ट होंगी, धन आवेश से स्टार्ट होंगी। मतलब धन आवेश से स्टार्ट होंगी मीन्स धन आवेश के पहले कहीं नहीं होंगी और ऋण आवेश पर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। ऋण आवेश पर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगे मीन्स ऋण आवेश पर जाएंगी, इसके बाद कहीं नहीं मिलेंगी आपको। ये वाली लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो फील्ड लाइन जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगी। ये लाइन इससे पहले भी कहीं नहीं थी, ये लाइन इसके बाद भी कहीं नहीं मिलेगी आपको। और भी लाइन्स आप बना सकते हैं। यहां पर ऐसे, ये लाइन ऐसे जाकर ऐसे टर्मिनेट हो जाएगी। यहां पर आप ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से टर्मिनेट हो जाएगी। यहां पर लाइन आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे लाइन आ जाएगी। आप देखें, हर लाइन पर एरो का बनाना आपका जरूरी है। ऐसे चली जाएगी, इस पर आएगी, जाएगी नहीं इससे। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलती हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर करते हुए दिखेंगी आपको। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइन चलेगी, प्रारंभ होगी, और नेगेटिव चार्ज पर हमेशा फील्ड लाइन जाके समाप्त हो जाएगी। ये वाली फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज पे जाके समाप्त हो जाएगी। इसके बाद ये वाली नहीं मिलेगी, दूसरी मिले, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको नहीं मिलेगी। ओके, और ये विच्छिन्न लाइन्स हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइन जो यहां से चली और यहां जाकर समाप्त हो गई, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस लाइन है। कॉन्टिन्यूअस लाइन कैसे होती है? ऐसे, ये जहां चली बस बार लगातार बार बार चलते रही है, तो ये कॉन्टिन्यूअस, दिस इज द डिसकॉन्टिन्यूअस लाइन। और उसी प्रकार की लाइन ये है। आपकी साइकिल की चेन एक कॉन्टिन्यूअस लाइन है, लेकिन ये वाली डिसकॉन्टिन्यूअस लाइन है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बेटा हम और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बट एट द नेक्स्ट क्लास। तो आज हम इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ेंगे, बट एट द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।